नमस्कार। इसके पहले के वीडियो में मेरी बातें अधूरी रह गई थी और उन बातों को मैं पूरा करने के लिए आया हूँ। मैं बात कर रहा था अशोक सम्राट के बारे में और मेरी बात हो रही थी अशोक और सुसीम के बीच उत्तराधिकार के युद्ध के बारे में। मैंने एक उदाहरण आपको बताना चाहा था कि औरंगज़ेब और अशोक से कुछ बातें तुलना के रूप में ली जा सकती हैं, जैसे कि उन दोनों ने भी उत्तराधिकार का युद्ध अपने बड़े भाइयों से की थी। उनका भी राज्यारोहण या राज्याभिषेक एक से कई बार हुए थे, मतलब कि 2 बार हुए थे। अशोक का भी जो है 2 बार एक बार तो राज्यारोहण हुआ, एक बार विधिवत तरीके से राज्याभिषेक हुआ था। तो ये एक उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया। तो कहानी क्या है? उत्तराधिकार के युद्ध की कहानी क्या है? कहानी ये है कि सुसीम एक प्रकार से युवराज थे ही। बिंदुसार राजसत्ता जो है सुसीम को देना चाहते थे और अमात्य जो है, जो दरबारी थे, वो अशोक के पक्ष में थे। अवंती के उपराजा के रूप में अशोक शासन कर रहे थे और सुसीम थे तक्षशिला में, संभवतः कोई विद्रोह को गए थे दबाने के लिए। इस बीच में बिंदुसार बीमार हुए और बीमारी की जो सूचना थी, जो यह समाचार था, इसकी जो सूचना थी वो इन दोनों तक पहुंची। अशोक तुरंत चल दिया, सुसीम भी चला। अवंती और पाटलिपुत्र की दूरी कम थी, इसलिए अशोक शीघ्र पहुंच गया। सुसीम नहीं पहुंच पाया तक्षशिला से। बिंदुसार की हो गई मृत्यु। अमात्यों ने राज सिंहासन को रिक्त देखकर कहा कि, क्योंकि अमात्य अशोक के पक्ष में थे, तो उन्होंने कहा कि ये राज सिंहासन जो है वो रिक्त नहीं होना चाहिए। इससे जो है विदेशी शक्तियां हमारे ऊपर हावी हो सकती हैं, या फिर जो हमारे साम्राज्य की जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं वो अपने आप को स्वतंत्र कर सकती हैं। ठीक, तो इसलिए जो है किसी न किसी को राजा होना ही पड़ेगा या बैठना ही पड़ेगा इस राजगद्दी पर। तो अशोक को जो है राजगद्दी पर बैठा दिया गया और अशोक जो है राजगद्दी पर बैठ गया, उसको हथिया लिया। अब बात ये हो रही है कि अशोक तो उपराजा था और उसको राजगद्दी नहीं मिलनी थी, लेकिन मिल गई अशोक को। सुसीम को ये राजगद्दी मिलनी थी। तो अब होता है उत्तराधिकार का युद्ध। सुसीम आ जाता है, सुसीम और अशोक के बीच में युद्ध होता है। जैसे महाभारत में कौरवों और पांडवों के पक्ष से एक दूसरे के रिश्तेदार भाई आपस में लड़े और मरे, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी भाई परिवार के ही सदस्य लोग थे और परिवार के सदस्यों में ही युद्ध होना था। तो कई भाई जो है आपस में कट मर गए। सिंघली अनुश्रुतियों में पता चलता है कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या की और इसके बाद जो है राजगद्दी प्राप्त की, जो कि अतिशयोक्तिपूर्ण बातें हमको लगती है। हम जानते हैं कि यह सिंघली अनुश्रुति है, बौद्ध परंपरा की अनुश्रुति है। तो बौद्ध धर्म वाले अशोक को चंड अशोक कहते हैं, उसको हिंसक बताते हैं जब वो हिंदू धर्म में मानता था। लेकिन जब वो बौद्ध धर्म का हुआ तो बड़ा ही दयालु प्रवृत्ति का हो गया, ऐसा बौद्ध साहित्य बताते हैं। तो बौद्ध धर्म के ऊपर इतना जो है, या उनके बौद्ध धर्म के साहित्यों पर इतना जो है भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए जो 99 भाइयों की ये बात कर रहे हैं बौद्ध साहित्य या सिंघली अनुसूची, तो इस बात को हम नहीं मान सकते। इसमें थोड़ा सा दुविधा है, संशय है। वहीं पर तिब्बती लेखक तारानाथ, जो कि ये भी बौद्ध जो है ज्ञानी है या विद्वान है, बौद्ध विद्वान है तारानाथ, इन्होंने बताया है कि अशोक ने 6 भाइयों की हत्या की थी। इनकी बातें थोड़ी सी या सही लग रही हैं, इनकी बातें सत्य लग रही हैं।
यहाँ पर मैंने कुछ खंडन की बातें की थी, जो कि मैंने आपको बता दिया कि बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म उस समय फल-फूल रहा था, तो ब्राह्मण धर्म को थोड़ा-सा नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, ठीक? कोई भी होगा, यदि वो शक्ति में आएगा, शासन पे आएगा, तो वो अपनी बातें ज़्यादा अच्छे से रखेगा और दूसरों की बातों को दबाएगा। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म की जो साहित्य हैं, वो ब्राह्मण धर्म को थोड़ा-सा नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण धर्म को ही मानता था अशोक। अशोक को जो है भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त बताया गया है। कश्मीर में उसने शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया था। तो बौद्ध परंपरा के ऊपर इतना जो है हम भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, मोटे तौर पर हम इतना मान सकते हैं कि 6 भाइयों की हत्या अशोक ने की होगी। क्योंकि अशोक के लेखों में, जो कि प्रामाणिक है, उसमें अशोक के कई भाइयों के बारे में, उनके परिवार के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो यदि 99 भाइयों की हत्या कर दी गई होती, तो इसका मतलब है एक प्रकार से मोटे तौर पर हम समझ सकते हैं कि पूरे भाइयों, सभी भाइयों को जो है उसने खत्म कर दिया होगा। हालाँकि ऐसा नहीं था। हम यहाँ पर तारानाथ की बात को ही सत्य मानेंगे और अशोक के लेखों को भी जो है ध्यान में रखेंगे कि अशोक के अन्य भाई भी बचे हुए थे। राज्यपाल थे, उपराज्यपाल थे, शासन सत्ता सँभाल रहे थे। तो यदि शासन सत्ता सँभाल रहे थे, तो निश्चित तौर पर है कि सभी भाइयों को उसने नहीं मारा होगा। तो ये सारी बातें। राज सिंहासन पर अशोक। अशोक के राजगद्दी पर बैठ जाने की सूचना सुसीम को मिली। वह तक्षशिला से पाटलिपुत्र पहुंचा। उसका संभवतः अशोक से युद्ध हुआ। युद्ध में वह पराजित हुआ तथा मारा गया। ऊपर मैंने बात की 99 भाइयों की हत्या के बारे में, तो उसका तो मैंने खंडन कर दिया। तिब्बती लेखक तारानाथ की बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा बहुत सत्य बता रहे होंगे। 6 भाइयों की ही हत्या हुई थी और यहाँ पर बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि सुसीम जो है वो तक्षशिला से पाटलिपुत्र पहुंचा और उसका अशोक से युद्ध हुआ और युद्ध बड़ा भयंकर था। उसमें जो है सुसीम पराजित हुआ और उसमें मार डाला गया। सुसीम का चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अशोक बेबाक तरीके से अब मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी हो जाता है और राजगद्दी संभाल लेता है। अब इतने बड़े जंजाल से निकलने के बाद अशोक को एक एक समस्या ये झेलनी पड़ी या उससे निपटना पड़ा कि आंतरिक स्थिति इस बीच में बहुत ही बिगड़ चुकी थी। कई क्षेत्रीय शक्तियों ने विद्रोह कर रखा था। संभवतः कलिंग ने इसी समय पर ही जो है अपनी स्वतंत्रता घोषित की होगी, जब बिंदुसार का जो है शासन का अंतिम काल चल रहा था। वो अस्वस्थ था और अशोक और सुसीम के बीच में कड़वाहट हो गई। बाद में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। तो इस बीच में संभवतः कलिंग जो है अपने आप को स्वतंत्र कर लेता होगा या लिया होगा। सब कुछ ओके करने के बाद अब आंतरिक स्थिति को संभालने की बारी आई अशोक। 273 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व, ये 4 वर्ष उसको उत्तराधिकार युद्ध और अपनी आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ करने में व्यतीत करना पड़ा या उसको लगाना पड़ा। उसको पूरा अपना साधन संसाधन, समय, सब कुछ इसमें खपाना पड़ा। 273 ईसा पूर्व में अशोक मगध की गद्दी पर बैठा। उत्तराधिकार युद्ध में अपने को योग्य शासक स्थापित कर राज्य की आंतरिक स्थिति को संभालने एवं विद्रोहों को संभवतः दबाने, स्थिति परिस्थिति को अपने अनुकूल करने में उसे 4 वर्ष लग गए। अब जैसे राजा बदल गया राजा बदल गया, तो उसकी कुछ नीतियों के कारण जो है या उसके चरित्र के कारण विभिन्न क्षेत्रों के जो क्षेत्रीय शक्तियां थीं, उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने विद्रोह कर दिया। या स्थिति कमजोर पाया उन्होंने, तो वहां पे विद्रोह कर दिया। या वहां की जनता ने उसकी नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया। तो इन सबको शांत करने में उसको 4 वर्ष लग गए।
तो 273 में वो राजगद्दी पर बैठ तो गया था, लेकिन 4 वर्ष के बाद उसने अपना जो है विधिवत राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में करवाया। ठीक, अब होता है कलिंग का युद्ध। धीरे धीरे शासन सत्ता वो संभालने लगा, स्थिति सुधर गई। 8 वर्ष शासन के बीते, यानी कि 269 ईसा पूर्व से अगर 8 वर्ष घटा दिया जाए तो 261 ईसा पूर्व आता है। तो 8 वर्ष जब व्यतीत हो गए तो उस समय जाकर कलिंग का युद्ध होता है। अब कलिंग की स्थिति मैं पहले बता दूं। उड़ीसा राज्य का दक्षिणी जो भाग था वही कलिंग था। ठीक, कलिंग को सर्वप्रथम महापद्मनंद, जो कि नंद वंश के संस्थापक थे, उन्होंने जीत कर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं मिलाया था, इसको महापद्मनंद ने जीतकर मगध में मिलाया था। चंद्रगुप्त मौर्य कमजोर शासक तो था नहीं, वो निश्चित ही कलिंग को अपने गिरफ्त में रखा होगा, अपने अधिकार में रखा होगा। मैंने बताया कि संभवतः बिंदुसार के शासन के अंतिम समय में या अशोक सुसीम के बीच जब उत्तराधिकार चल रहा था, उसी समय कलिंग अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। तो कलिंग इसी समय में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। कलिंग के महत्व के बारे में बात कर लें तो रोमिला थापर का विचार है, एक बड़ी इतिहासकार है, वो महिला इतिहासकार है। तो रोमिला थापर का विचार है कि कलिंग उस समय व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य था तथा अशोक की दृष्टि उसके समृद्ध व्यापार पर भी थी। अब यहाँ पर है तो ये तटीय क्षेत्र लग रहा है, तो समुद्री व्यापार की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। तो रोमिला थापर का यही विचार है कि व्यापार की दृष्टि से वो अच्छा था, इसलिए जो है अशोक उसके ऊपर आक्रमण करके पुनः उसको कब्जे में लेना चाहता था या उस पर अधिकार करना चाहता था। और दूसरी बात यह भी है कि अशोक उस समय महत्वाकांक्षी शासक था, तो अपने बाप दादा या अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए साम्राज्य को अक्षुण्ण रखना चाहता था, और कलिंग को इसी कारण से उसने युद्ध कर कर पुनः जो है अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया, और उसमें जो है वो सफल भी रहा। तो कलिंग युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में, यानी कि अशोक के शासन काल के 8वें वर्ष, यानी कि उसका जब राज्य अभिषेक हो गया, मतलब कि विधिवत तरीके से, तो उसके 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में उसका कलिंग युद्ध होता है। कलिंग से उसका युद्ध होता है। कलिंग युद्ध एवं उसके परिणाम की जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। वही शिलालेख जिसके बारे में भी मैंने बात बताया, पत्थरों पे लिखा होता था। जैसे कि आज के समय में कोई योजना, कोई परियोजना स्टार्ट की जाती है तो संगमरमर के पत्थर पर सुनहरे अक्षरों से उकेरी करके जो है कुछ शब्द लिखे जाते हैं, कुछ वाक्य लिखे जाते हैं कि फला फला व्यक्तियों के कर कमलों से जो है ये परियोजना उद्घाटित किया गया या उसका उद्घाटन हुआ है। तो उस समय इन्हीं शिलालेखों में इसी प्रकार से लिखे जाते थे। तो अशोक के काल में भर भर के जो है स्तंभ लेख, शिलालेख उत्कीर्ण करवाए गए थे, उसको स्थापित करवाए गए थे। तो अशोक के 13वें शिलालेख से हमें कलिंग युद्ध के बारे में और उसके परिणाम के बारे में हमको पता चलता है। कलिंग की धृष्टता को जल्द ही समाप्त कर मगध में उसे अशोक ने मिला लिया, ये तो आप जान गए। युद्ध का भयंकर परिणाम हुआ। इसमें जो है 1.5 लाख व्यक्तियों को बंदी बना लिया गया, 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि उस समय पूरे विश्व की आबादी बहुत कम थी। ठीक, तो 1.5 लाख व्यक्तियों को बंदी बना लिया गया और 1 लाख लोगों की हत्या हुई। इन 1 लाख लोगों से जुड़े हुए व्यक्ति या लोग भी संभवतः किन्हीं कारणों से मारे गए होंगे या प्रभावित हुए होंगे। ये तो स्थिति थी।
कलिंग युद्ध का जो भी परिणाम हुआ वो बड़ा ही भयंकर था और इसके बाद जो मगध साम्राज्य का विस्तार हो रहा था वो वहीं पर रुक गया। मैं बाद में उसकी बात करूंगा। अभी मैं बात कर रहा हूं कि कलिंग को जीतने के बाद मौर्य साम्राज्य में क्या स्थान प्रदान किया गया या उसकी प्रशासनिक स्थिति क्या थी। तो कलिंग के मगध में पुनः मिला लिए जाने के बाद कलिंग मगध साम्राज्य का प्रांत बना लिया गया। राजकुल का एक राजकुमार और या राजकुमार या कोई व्यक्ति जो है वहां का राजा या उपराजा नियुक्त कर दिया गया। कलिंग को 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्रों में बांट दिया गया, स्थापित कर दिया गया। यानी कि उस प्रांत को 2 भागों में बांट दिया गया प्रशासनिक दृष्टि से। उत्तरी केंद्र जिसकी राजधानी तोसली थी और दक्षिणी केंद्र जिसकी राजधानी जौगढ़ थी। ठीक, तौसली की बात जो है मैं करूंगा खारवेल का, जब मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा या खारवेल का जब मैं लेक्चर लूंगा। खारवेल एक महान शासक थे कलिंग देश के। ठीक, तो 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्रों में कलिंग को बांट दिया गया प्रशासन की दृष्टि से। एक की राजधानी थी तौसली जो कि उत्तरी केंद्र या उत्तरी कलिंग के बारे में थी, और दूसरी जो कि दक्षिणी केंद्र में जो कलिंग था उसकी राजधानी जौगढ़ थी। अब इससे क्या हुआ, तात्कालिक लाभ क्या है। कलिंग ने दोबारा स्वतंत्र होने की चेष्टा नहीं की। इतना भयंकर नरसंहार होने के बाद कलिंग के जो नस्ल थी या वहां के जो जनसमूह था वो बड़ा ही भयभीत हो गया था और कलिंग ने फिर दोबारा स्वतंत्र होने की चेष्टा ही नहीं की। मौर्य साम्राज्य की जो पूर्वी सीमा थी वो बंगाल की खाड़ी तक, आप देख रहे हैं ये बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गई। यही इसकी तात्कालिक लाभ था, ये मैंने आपको बताया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, ये पॉइंट है। देखिए, जब कलिंग युद्ध हुआ तो उसमें लाखों लोग मारे गए, हजारों लाखों लोगों को बंदी भी बना लिया गया। उनसे जुड़े हुए उनके परिवार के लोग, उनके मित्र हितबंध, उन्होंने विलाप किया, वो रोए। तो अशोक इन सबको देख रहा था। पहले युद्ध भूमि में पार्थिव शरीर को या तो ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, चील कौवे खाते थे, सड़ते थे वहां पे, या तो उनको चिता में जलाया जाता था या फिर भूमि में जो है दफन कर दिया जाता था। अब लाखों लाखों लोगों की चिताएं जल रही हैं या उन लाखों लाखों लोगों के पार्थिव शरीर को जो है चील कौवे नोच नोच के खा रहे हैं, तो किस तरीके का मंजर रहा होगा। महामारियां फैल जाती थी शरीर के दुर्गंध से, शरीर जब जो है डिकम्पोज होता होगा। तो इन सब चीजों को देखकर अशोक का हृदय जो है परिवर्तित हो गया और वो दया एवं करुणा से उद्वेलित होकर मानव कल्याण के लिए सज्ज हो गया और बौद्ध धर्म के प्रति जो है वो आकर्षित हो उठा। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने की। अब ये लास्ट जो है मैंने थोड़ा सा हेमचंद राय चौधरी जी की बातें मैंने यहाँ पर कोट की है कि कलिंग युद्ध के बारे में, कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ। देखिए, शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार का युग स्टार्ट हो गया। बिंबिसार के समय अंग देश को जीतकर मगध साम्राज्य को रूप देना जो है बिंबिसार ने स्टार्ट किया था और अशोक के समय तक ये मगध साम्राज्य फलता फूलता रहा, विस्तृत होता रहा और कहां तक गया, कलिंग तक गया। ये कलिंग साम्राज्य को, मतलब कलिंग राज्य को जो है साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद जो है इस रक्तपात, इस नरसंहार के कारण अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और फिर इसके बाद अशोक के तलवार रख देने के बाद मगध साम्राज्य का फिर
विस्तार इस तरीके से नहीं हुआ, फिर संकुचित ही होता चला गया। इतना बड़ा फिर साम्राज्य, मगध साम्राज्य दोबारा जो है अस्तित्व में नहीं आया। तो हेमचंद राय चौधरी ने क्या लिखा है कि मगध तथा समस्त भारत के इतिहास में कलिंग की विजय महत्वपूर्ण घटना थी। इसके बाद मौर्यों की जीतों तथा राज्य विस्तार का वह दौर समाप्त हुआ जो बिंबिसार द्वारा अंग राज्य को जीतने के बाद से प्रारंभ हुआ था। इसके बाद एक नए युग का सूत्रपात हुआ और यह युग था शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार का। यहीं से सैन्य विजय तथा दिग्विजय का युग समाप्त हुआ तथा आध्यात्मिक विजय और धर्म विजय का युग प्रारंभ हुआ। तो ये सारी बातें मैंने इस लेक्चर में की। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात किया। इस लेक्चर में मैंने उत्तराधिकार का युद्ध, राज सिंहासन पर अशोक की स्थिति, आंतरिक स्थिति को संभालने के लिए उसको 4 वर्ष कैसे लग गए, कलिंग का युद्ध, उसके परिणाम, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, इत्यादि इत्यादि मैंने बात की आपसे। अब मैं अगले लेक्चर में अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने का कारण बताऊंगा और कैसे वो बौद्ध धर्म को जो है मानने लगे या किन लोगों ने उनको शिष्यता ग्रहण कराई। फिर इसके बाद अशोक के धम्म के बारे में बात करेंगे। अशोक के धम्म के प्रचार हेतु क्या क्या कार्य किए गए, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु क्या क्या कार्य किए गए, उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद अशोक के लेखों के बारे में, स्तंभ लेखों के बारे में, अशोक के परराष्ट्रीय नीति के बारे में। फिर इसके बाद परवर्ती जो मौर्य शासक हुए उनके बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि अशोक के कई पुत्र थे, जिनमें एक पुत्र महेंद्र थे और एक पुत्री थी संघमित्रा। ये तो धर्म प्रचार में लग गए थे, लेकिन अन्य पुत्र भी थे अशोक के, तो उनके बारे में मैं परवर्ती मौर्य सम्राटों के बारे में मैं बात करूंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।